ठीक है, तो आज के हमारे जो मार्केट के महारथी हैं सौरभ मुखर्जी हैं और उनसे हम करेंगे ज़रा बातचीत। सौरभ सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ओवरऑल इंडियन मार्केट इस समय मेरे को मालूम है आप बुलिश भी रहते हैं और मौका देख के आप बाज़ार को शॉर्ट भी करना जानते हो और आपके कई सारे शेयर शॉर्ट में भी हैं। मैं एक पर्टिकुलर शेयर के साथ शुरू करूंगा सर, बाज़ार का व्यू आपसे बाद में लूँगा। डिविस लैब के बारे में, आपका डिविस आपके पोर्टफोलियो में भी होगा सर। कॉन्फिडेंस अभी भी हाई है और ये और फार्मास्यूटिकल्स के अगेंस्ट आपको लग रहा है कि थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसको आउट परफॉर्म करना चाहिए था? देखिए, डिवीज हमारे पोर्टफोलियो में करीबन 5 साल से है। सो 2023 मतलब इस साल के जनवरी में हमने अपनी पोजीशन को 4 गुना बढ़ा दिया था। किस लिए हमने 4 गुना बढ़ाया? 2022 में हमने देखा कि यूएस और चाइना के बीच में जो टक्कर हो रही है वो काफी सीरियस है। चाइना दुनिया का करीबन 70-80% एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाता है। और हमारे जो हमने यूएस में हमारे कुछ मित्रों से हमने बात की और समझ आया कि चाइना से इंडिया शिफ्ट होगा एपीआई का प्रोक्योरमेंट। अगर मानिए चाइना का 10% शेयर भी इंडिया ने छीन लिया तो हमारे देश में एपीआई का उत्पादन करीबन डबल हो जाएगा। डिवीज हमारे देश का सबसे बड़ा एपीआई प्रोड्यूसर है, तो इसलिए फरवरी के महीने में हमने अपना पोजीशन 4 गुना बढ़ाया। साथ ही साथ डिवीज ने अपने तीसरे फैक्ट्री की घोषणा की, 30 साल में तीसरी फैक्ट्री। और हमने कुछ और काम करके समझा कि उस तीसरे फैक्ट्री में कॉन्ट्रास्ट मीडिया नाम का एक चीज बनेगा। एमआरआई स्कैन के पहले जो डाई डाई का इस्तेमाल होता है, ये विशाल मार्केट है। हमारे ख्याल से डिवीज इसमें बड़ा बिजनेस बनाएगा। तो जब से हमने पोजीशन को 4 गुना बढ़ाया तब से डिवीज कुछ 30-40% ऊपर है। मेरे ख्याल से स्टॉक में काफी दम है, काफी चलेगा। 20 साल पहले आईपीओ हुई थी, तब से लेकर आज तक इन्वेस्टर्स को कुछ 200-300 गुना कमा के दिया है। और मेरी उम्मीद है कि अगले 10-20 साल ये कंपनी बड़ा कमा के देगी। एपीआई का शिफ्ट जो चाइना से इंडिया होगा उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, सबसे बड़ा लाभ मिलेगा डिवीज लैब को ही। सर, भी आपने डिविस लैब के बारे में बता दिया। एक दूसरा शेयर मार्केट में बहुत चलता है और जो मेरे को आपसे पता करना है कि आपकी होल्डिंग अभी भी है या फिर उससे आप बाहर आ गए, वो है अमृतांजन। आप अभी भी उसको होल्ड करते हैं या फिर आपने उसको बेच दिया? अगर बेच दिया तो उसके रीजंस, अगर होल्ड करते हैं तो भी उसके रीजंस। देखिए, अमृतांजन में हमारा निवेश किया था हमने 4 साल पहले। तो कोविड के दौरान काफी अच्छी कमाई हुई हमारी अमृतांजन में। कोविड के बाद जो के शेप रिकवरी कंट्री में दिखी है, जहाँ पे मतलब जो निचली श्रेणी है, जो गरीब श्रेणी है इंडिया में, उसकी कमाई कुछ खास बढ़ी नहीं है कोविड के बाद। उस के शेप रिकवरी का धक्का अमृतांजन को पड़ा। बाम के बिक्री में और उनके सैनिटरी नैपकिन्स के बिक्री में, दोनों में कंपनी के नंबर में कमजोरी दिखी। करीबन 2 साल होने को आ रहे, तो हाल ही में अमृतांजन से हम निकल गए हैं। कंपनी 110 साल पुरानी है, बहुत अच्छी फ्रैंचाइज है। मेरे ख्याल से काफी साल तक कंपनी अच्छा करेगी, बट फिलहाल हम इसके शेयर होल्डर रहे नहीं। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जिन सारे शेयर्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ इन सब में थ्रू मार्सेलस का पीएमएस मेरा खुद का निवेश है, मेरे माँ बाप का निवेश है, और हमारे 10,000 क्लाइंट्स का भी इन स्टॉक्स में निवेश है। बट अमृतांजन से एग्जिट हो चुकी है। राइट। मॉर्निंग सौरभ। सौरभ, जो आरबीआई का ये जो रीसेंट एक ड्रॉ डाउन है ऑन द इंटायर एनबीएफसीज और इनफैक्ट बैंक्स में जहाँ जहाँ भी अनसिक्योर्ड लोन बुक है, उसमें आपको क्या लगता है आगे चलते किसको इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि जितने भी रिटेल प्रोडक्ट्स हैं और आपके पास कुछ ऐसी कंपनीज हैं भी आपके पोर्टफोलियो में जो रिटेल प्रोडक्ट से जुड़ी हुई हैं, चाहे पर्सनल लोन्स हो या क्रेडिट कार्ड लोन हो। एक व्यू ये भी आ रहा है कि अभी फिलहाल ये चेक होम फाइनेंसेस पर नहीं है, गोल्ड फाइनेंसेस पर नहीं है, पर आप आगे जाके इस पूरे स्पेस को शेप होते हुए कैसा देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड लेंडिंग बढ़ी तो है और बहुत तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल ठीक बोला कि हमारे देश में कुछ पागलपन छा रहा था पर्सनल लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स में। हमने 1 महीने पहले हमारे क्लाइंट्स को एक न्यूज़लेटर भी भेजा था कि कुछ एक इंसैनिटी चल रही है, जहाँ पे 30-40% से पर्सनल लोन्स, स्पेशली स्मॉल टिकट 10,000, 20,000, 30,000 रुपए के लोन भाग रहे थे। तो सेंट्रल बैंक को की सराहना करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक कदम लिया उन्होंने। एक सिग्नल भेजा है सारे बैंक्स और एनबीएफसी की कि शांत हो जाइए, अनसिक्योर्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स इस पैमाने पे मत बांटिए। और उस मुताबिक हमने जब बजाज फाइनेंस का Q2 रिजल्ट्स की घोषणा हुई, एचडीएफसी बैंक की Q2 रिजल्ट्स की घोषणा हुई, आप याद रखिएगा दोनों दोनों लेंडर्स ने बोला
कि अनसिक्योर्ड लोन्स में वो पुल बैक कर रहे हैं। Q2 रिजल्ट करीबन एक महीने पहले की बात कर रहा हूँ, बोथ बजाज और HDFC बैंक ने साफ साफ बोला कि अनसिक्योर्ड लोन में पुल बैक कर रहे हैं। हम दोनों लेंडर्स में हमारा शेयर होल्डिंग है, साथ में साथ चोला में भी हमारा शेयर होल्डिंग है। इनमें हम शेयर होल्डिंग बना रखेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जब बजाज और HDFC बैंक की रिजल्ट की घोषणा हुई उसके बाद हमने हमारा कुछ निवेश बजाज फाइनेंस से HDFC बैंक में शिफ्ट कर दिया। मेरे ख्याल से HDFC बैंक को कम कम इम्पैक्ट आएगा इस अनाउंसमेंट की। PSU लेंडर्स को ज्यादा आएगा, और जैसे आपने ठीक बोला जो NBFCs है उनको ज्यादा आएगा। हमारा हाउसिंग फाइनेंस में भी निवेश है, जैसे आपने ठीक बोला हाउसिंग फाइनेंस पे मेरे ख्याल से इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है। और मेरी उम्मीद है कि हमारे जो हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट्स हैं आवास और होम फर्स्ट, वो अगले 2 साल हमको अच्छा कमा के देंगी। ठीक ठीक है। सौरभ सर, एक एक जरा आपसे ना थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए क्रूड तो नीचे आया है, हमारे लिए इकोनॉमी के लिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर थोड़ा सा तनाव है। एक और चीज़ है कि हम कहीं ना कहीं इजराइल हमास वाला जो युद्ध है उसको पीछे छोड़ के खड़े हो गए हैं। आप ये बताइए कि आप ये पूरे पिक्चर को कैसे देख रहे हैं, ग्लोबल सिनेरियो को, और उसमें FIIs वाले एंगल को भी जोड़ के बताइएगा। आप क्या चिंतित होने की बात है, या फिर अपने ट्रिगर को लेकर, अपने फायदे को लेकर हम खुश हो जाएं? देखिए, पहली बात मैं बोलूंगा, आपके जो दर्शक है वो मैक्रो के बारे में जितना कम सोचे उनके लिए बेहतर है। मैक्रो के बारे में चर्चा करके, गपशप करके, चिंतित होके कुछ जिंदगी में मेरे को कभी फायदा दिखा नहीं है। लेकिन आपने सवाल छिड़ा है तो मैं सवाल का जवाब भी देता हूँ। जिस प्रकार का मैक्रो आज इंडिया के लिए है, जो इकोनॉमी की स्थिति है, कंट्री की जो स्थिति है, इस प्रकार का सिचुएशन मैंने जो 15 साल में हिंदुस्तान में रहा हूँ, इस प्रकार का मैंने स्ट्रॉन्ग मैक्रो इंडिया में कभी देखा नहीं है। आप इंटरेस्ट रेट साइकिल की चोटी पे हैं हम, फिर भी इकोनॉमी 6-6.5% पे ग्रो कर रही है। सरकार की टैक्स इनकम 15-17% ग्रो कर रही है। तो इकोनॉमी अच्छी हालत में है। दुनिया के बारे में अगर सोचे, ग्लोबल रिसेशन, विदेश के वेस्ट के जो बड़े इकोनॉमीज है वो रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। चाइना की बड़ी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, जिससे जिससे जैसे आपने ठीक बोला, इससे कमोडिटी प्राइस ठंडा पड़ रहा है, वो इंडिया के लाभदायक है। इंडिया क्रूड इंपोर्टर है, तो जाहिर है अगर क्रूड चल नहीं पा रही है, मिडिल ईस्ट में युद्ध के बावजूद भी क्रूड ठंडा पड़ रहा है। क्यों ठंडा पड़ रहा है? बिकॉज दुनिया के बड़े इकोनॉमीज रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, वो भी इंडिया के लिए अच्छी खबर है। चाइना और US के बीच में जो टक्कर है, जो तनाव है, वो भी इंडिया के लिए अच्छी खबर है। तो इस प्रकार का मैक्रो आपको अपने निवेश के करियर में सेल्डम दिखेगा। और जनरली मैक्रो को लेके ज्यादा बहस करना, ज्यादा सोचना उसके बारे में, मेरे ख्याल से निवेशकों के लिए हानिकारक रहता है। सौरभ, क्या व्यू बन रहा है जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, चाहे वो सर्विस एक्सपोर्ट में IT सर्विस हो, IT पैक पे इस वक्त आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, हम TCS पे लॉन्ग स्टैंडिंग शेयर होल्डर्स हैं, काफी बड़ी पोजीशन है। 4 साल हो गए हैं हमारा, काफी बड़ा इसका हमारा कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो में TCS में पोजीशन है, बना के बैठे हैं। कुछ मेरे को खास टेंशन नहीं होता इसके बारे में। जाहिर है कि जैसे वेस्ट की इकोनॉमी ऊपर नीचे जाती है, IT सर्विसेज का डिमांड साइकिल ऊपर नीचे जाता है। बट अगर आप 5 साल, 10 साल, 20 साल का पिक्चर देखें, साल पे साल इंडियन IT सर्विसेज का स्ट्रेंथ बढ़ा है। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी का काम सारा का सारा हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, गुड़गांव वगैरह में होता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। और जैसे जैसे क्लाउड की तरफ विदेश के, वेस्ट की बड़ी कंपनीज क्लाउड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, AI आ रहा है, वो सारा काम हमारे देश के बड़े IT कंपनीज के पास ही आएगा। हमारा TCS में पोजीशन है, बट ये काम HCL टेक, इन्फोसिस वगैरह भी संभालेंगे। तो जो इंडिया में ज्यादा IT सर्विसेज लेके इन आउट ट्रेडिंग करता है, खरीदा बेची करता है, वो मेरे को ऑनेस्टली समझ नहीं आता है। बिकॉज ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, पूरे दुनिया का सारा खर्चा, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड का सारा खर्चा टेक्नोलॉजी पे ही होगा, और हमारे देश के जो IT के बड़े कंपनीज हैं वो इसके बेनिफिशियरी रहेंगे। तो शांतिपूर्वक तरीके से टेक्नोलॉजी, IT सर्विसेज में बड़ा पोजीशन बनाइए और फायदा उठाइए हमारे देश के कमाल का जो स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी में। ठीक है सौरभ, अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं थोड़ा मार्केट से हट के एक सवाल आपसे पूछ लूँ। एक छोटा सा सवाल है, आप 1-2 शब्द में भी उसका आंसर दे सकेंगे, अगर आप अलाउ करेंगे तो पूछता हूँ। हाँ जी, पूछिए। ठीक है सौरभ सर, मेरे को ये पता करना है, संडे को ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है फाइनल, जीतेगा कौन सर?
देखिए, इंडिया का होम ग्राउंड एडवांटेज जबरदस्त है। प्रधानमंत्री स्वयं वहां पे होंगे, उन्हीं के नाम पे स्टेडियम है, तो कमाल होगा अगर इंडिया ना जीता ये मैच। नजर नहीं लगानी चाहिए, बट कमाल होगा अगर ये इंडिया में और ये मैच इंडिया ना जीते। ठीक, अच्छा एनालिसिस है ये। सही। मैं सोचता था कि आप शेयर के अलावा किसी और चीज़ का एनालिसिस नहीं करते होंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा आपसे पूछा। बढ़िया। प्रधानमंत्री जी वहाँ पे होंगे, भारत का एडवांटेज है, सबसे बड़ा प्लेग्राउंड स्टेडियम में मैच हो रहा है, तो एडवांटेज तो खैर मिलना ही चाहिए। और 20 साल का बदला, मेरे अभिषेक मेरे साथ में मेरे सहयोगी हैं, वो भी बता रहे थे कि हाँ 20 साल के बदले वाली इमेज से जाएंगे, रिवेंज वाली इमेज से जाएंगे। अच्छा सर, एक और छोटा सा पॉइंट आपसे क्लियर करना था सौरभ सर। ये सीमेंट कंपनीज ना, आपको लग रहा है कि ये वैल्यूएबल है? वैल्यू बाय मतलब, कहने का मतलब कि इनका वैसे डिमांड सप्लाई की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। अगर सेम गवर्नमेंट रिपीट होगी तो फिर और प्रॉब्लम दिखेगी भी नहीं दूर दूर तक। लेकिन ये वर्थ है इनकी वैल्यू? ये अंडर वैल्यूड है, ओवर है, या फिर फेयर वैल्यूड है? देखिए, जो भी कमोडिटी सेक्टर होता है वहाँ पे वैल्यूएशन का कुछ खास अहमियत होता नहीं। कमोडिटी सेक्टर का काम है एक बहुत ही साधारण सी चीज को लेके थोक में बेचना। रिटर्न ऑन कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर बहुत रेयरली आता है। तो इसलिए जैसे कि स्टील, जैसे कि ऑयल ऑयल कंपनीज, सिमिलरली सीमेंट में मेरे को ज्यादा कभी निवेश करने का मन नहीं किया। अगर आप मुझसे पूछे इंडिया में कौन सी सीमेंट कंपनी कमाल का काम करती है, मैं आपको जवाब दूंगा वो श्री सीमेंट है। बाकी जो सीमेंट कंपनीज हैं कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, बट श्री सीमेंट की जो सोच है, जिस प्रकार से बिजनेस को बनाया गया है, जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाया गया है, वो कुछ कमाल की चीज है। हमारे पास श्री सीमेंट हमारे पोर्टफोलियो में है नहीं। काश 5 साल पहले, 10 साल पहले हमने लिया होता। बट उसके अलावा मेरे को सीमेंट सेक्टर में कुछ खास दमदार फ्रेंचाइज दिखती नहीं है, जो लेके शांतिपूर्वक तरीके से आपका कोई दर्शक लेके लॉन्ग टर्म निवेश कर सके। सौरभ जी, एक और चीज, अब तो नतीजों का सीजन पूरी तरह से खत्म हो गया, सारे के सारे नतीजे आ ही गए हैं। तो इस Q2 के रिजल्ट से आपको कहां पर उत्साह लग रहा है, कहां पर बेहतर आपको मौके दिख रहे हैं, और अगर सावधानी की बात करें तो वो आप कॉशन कहां पर करेंगे? जी, कभी भी ये क्वार्टरली रिजल्ट पे ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट में नॉइज ज्यादा होता है, सिग्नल कम होता है। अगर आप लास्ट 2-3 साल का पिक्चर देखो हिंदुस्तान में, स्पेशली लास्ट 2 साल का पिक्चर देखो इंडिया में, उसमें जो मेरे को जो नजर आया है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हम जैसे लोगों को कहाँ मिल रही है। लास्ट 2 साल में लो क्वालिटी स्टॉक्स का बोलबाला रहा है, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स का बोलबाला रहा है, कमोडिटी नेम्स, मेटल्स एंड माइनिंग, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो मेरा जो हिंदुस्तान में 15 साल रहने का तजुर्बा है, टिपिकल 5 साल के साइकिल में 1.5 से 2 साल लो क्वालिटी स्टॉक्स अच्छा चलते हैं, 3 से 3.5 साल हाई क्वालिटी स्टॉक्स का टाइम आता है। तो लास्ट 1.5 से 2 साल जिन स्टॉक्स में हम निवेश करते हैं उनकी अच्छी पिटाई हुई है। एक्चुअली प्रॉफिट ऊपर गए हैं, लेकिन शेयर प्राइसेस कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। मोर और लेस हमारे सारे पोर्टफोलियोज फ्लैट है ओवर 2 इयर्स। और वो मेरे को काफी अच्छा लगता है जब प्रॉफिट क्वार्टर पे क्वार्टर, साल पे साल प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शेयर प्राइसेस फ्लैट है। उसमें मेरे को लगता है अच्छा टाइम है क्वालिटी लेने का। तो आपकी स्क्रीन पे जो स्टॉक्स आप छलका रहे हो, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, टाइटन, लार्ज कैप में हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है। हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में डिवीज लैब, पेज इंडस्ट्रीज, चोलामंडलम जैसे स्टॉक्स है। हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में GMM, फॉडलर, अल्का एलमीन्स, मोल्टेक पैकेजिंग जैसे स्टॉक्स हैं। तो क्वालिटी में निवेश करने का मेरे ख्याल से अच्छा टाइम है। रेट साइकिल अगले 1.5-2 साल नीचे की तरफ जाएगी, इलेक्शन की अनसर्टेनिटी, इलेक्शन का तनाव पीछे रह जाएगा, और इकोनॉमी अच्छी हालत में है। ठीक है सौरभ जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इन तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, और हमारा ज्ञानवर्धन के साथ साथ उत्साहवर्धन भी करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।